नमस्कार बच्चों। तो इस साल आपका पीटी निकले, इसके लिए आज की क्लास आपके लिए बन रही है, जिसमें हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए या बाइलिंगुअल छात्रों के लिए मैं पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूं। पॉलिटी के क्वेश्चन है, फिर आईआर के क्वेश्चन आएंगे और फिर बाकी स्कीम्स के क्वेश्चन भी आएंगे। आज हमारा लक्ष्य क्या है? आज हमारा लक्ष्य है कि हम ये जाने कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछ रहा है, ताकि हम कम समय में रैंक लगा सके। तो सेट ए है 2025 का, और मैं पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिए और आपको यह पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन में एलिमिनेशन मेथड को कैसे सीखना है। तो एलिमिनेशन मेथड, नॉट का प्रयोग, अपोजिट चीजों का प्रयोग, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चीजों को जानना। सिर्फ रीडिंग आपकी प्रिपरेशन का 50% पार्ट है, 50% हैक्स हैं, एक्सपीरियंस है, सिस्टम्स है, जो मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। आप जरूर इस क्लास को देखिएगा बेटा, आपको ये क्लास हेल्प करेगी पूरे तरीके से क्या करने में, रैंक को व्यवस्थित रूप से निकालने में। तो आइए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है ये, सेट ए में। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर फॉलोइंग। तो हमको फॉलोइंग देखना है। अब ट्रिक्स देखना, कैसे आपको पढ़ना है ये सीखना। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रोगेट अ फंडामेंटल राइट। एक अध्यादेश मौलिक अधिकार को कम या समाप्त कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैकडेट रेस्पो इफेक्टिव डेट। एक अध्यादेश पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। करेक्ट बताना है अब आपको। अब आपको थोड़ा सोचना है कि क्वेश्चन तो क्या है, ऑर्डिनेंस पे, अध्यादेश पे है, और यहां पर फंसा के पूछा गया है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और आपको क्या करना है, हिंट देखना है। हिंट कहां नजर आ रहा है मुझे? हिंट यहां नजर आ रहा है, कम और समाप्त में। या तो एक स्टेटमेंट गलत है या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो मैं अगर बेट लेना चाहूं तो मैं यहां बेट ले सकता हूं। समाप्त करना, मौलिक अधिकारों को समाप्त करना अध्यादेश के द्वारा, नहीं, ये संभव नहीं। अब आपको क्वेश्चन को देखते हुए हिंट लेने की जरूरत थी। तो क्या आपने हिंट देखा? अगर आपने हिंट देखा तो इस समाप्त पर आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आप काट दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां से हिंट आ रहा है, अ फंडामेंटल राइट्स को कैन एब्रोगेज। समाप्त करना, क्या ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करना है? नहीं। ठीक से पढ़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा कि 1 और 3 आंसर है। तो हिंट देखना सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आपका हिंट और क्लियर होगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब रिमिशन के केस में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के केस में लोगों को छोड़ दिया था क्योंकि उनका पार्डन समय पर नहीं हुआ था। तो बिल्किस बानो का केस था और राजीव गांधी के केस में लोगों को छोड़ना, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमादान की शक्ति है, जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इस पर सवाल पूछा गया कि क्षमादान की शक्ति। सवाल से प्रूव होता है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। सवाल से इंपॉर्टेंट है
कि जो एरिया डिस्प्यूट में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका केस चल रहा है पिछली बार, वो इंपॉर्टेंट है। इससे ये साबित होता है आपको करना क्या है, ऐसे एरिया को देखना है और ऐसे एरिया को करना है, ठीक है। ऐसे एरिया को देखना और डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कि पार्डनिंग पावर के बारे में राष्ट्रपति की सलाह के बिना भी इस शक्ति का प्रयोग वो कर सकता है। अब ये बिना वर्ड को आप देखिए, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर विदाउट द एडवाइस। ये विदाउट द एडवाइस कैसे हो गया है? विदाउट द एडवाइस तो हो ही नहीं सकता, विद एडवाइस। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। इस शक्ति का सीमित वर्ड लिखा है। सीमित वर्ड से मतलब ये कैसा वर्ड है? पूरी तरीके से, बिल्कुल होगा, ये सब शब्द क्या होते हैं? ये सब शब्द गलत की ओर जाते हैं, जबकि लिमिटेड, कैन, ऐसे शब्द सही की ओर जाते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट पावर ग्रांट द पार्डन एक्सटेंड टू द पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल। हम बिल्कुल पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति सैन्य न्यायालय पर दी गई सजा पर भी। बिल्कुल, ये मृत्यु दंड पर भी कर सकता है और मृत्यु दंड के साथ साथ ही किस पर भी कर सकता है? ये कोर्ट मार्शल पर भी कर सकता है। तो तीन हम श्योर हैं। सीमित एक अच्छा वर्ड लग रहा है, बिना गलत है। जो ये विदाउट होता है, कैन नॉट होता है, ये फंसाने का माध्यम होता है, ठीक है। इससे आप हम क्या लेंगे, समझ लेंगे कि इस तरह से गलत फिटेन किया गया है। यही हमारे दिमाग की घंटी घूमनी चाहिए। क्या घूमनी चाहिए? घंटी घूमनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसी भी उसमें सही नहीं हो सकती। और जुडिशियल रिव्यू बिल्किस बानो के केस में और इसमें कई बार किया है। तो सबसे पहले आप यहां समझेंगे पार्डनिंग पावर को और फिर आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। करंट अफेयर जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको दो चीज याद रखनी है कि ये बॉडी एक्ट से बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, इसके मेंबर कितने हैं, मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है या नहीं। तो पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है आप स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या प्रावधानों के अनुसार क्या बना है? इंटर स्टेट काउंसिल का। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं तो एक्ट्स पर ध्यान दिया कीजिए, आर्टिकल्स पर ध्यान दिया कीजिए। तो ये क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल क्या एक्ट से बनी है? जोनल काउंसिल क्या किसी एक्ट से बनी है या कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? तो अब हमारे लिए लर्निंग क्या है? हम जब भी कोई चीज चर्चा में आती है उसको हम देखेंगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट सही है क्योंकि सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल के लिए 263 आर्टिकल है। बाकी कैसी बॉडी है? जोनल काउंसिल 1956, क्षेत्रीय वैधानिक संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय परिषद वैधानिक संस्थाएं हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से बनी है। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ये तो काउंसिल है, ये बड़े बड़े मुद्दों पर एडवाइस करती है मंत्री परिषद को। तो एक कैसी बॉडी है? यह एक कार्यकारी निकाय है। कैसा निकाय है? यह मात्र और मात्र एक कार्यकारी निकाय है। तो हमारी लर्निंग हुई सही। मेंबर्स को भी आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? राज्यपाल के ऊपर ये क्वेश्चन है। भारत का संविधान, हिंट देखिएगा, हिंट मैं आपको बता रहा हूं। भारत का संविधान ये स्पष्ट रूप से क्या होता है, और इस नेचर के सवाल कई बार पूछे गए। क्लियरली मेंशन है, बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है, सारी डिटेलिंग दी गई है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि कतिपय में किसी राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करेगा।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट, यहां आपकी घंटी बजनी चाहिए, दैट अ सर्टन मैटर ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट एज इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो अब आपको यहां क्या देखना है, आपको यहां देखना है कि क्या संविधान विवेकाधीन शक्ति के लिए कहता है गवर्नर को कि गवर्नर कुछ काम अपनी मनमर्जी से कर सकता है। हमें पता नहीं, अभी हम ओपन रहेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधान द्वारा पारित, अब यहां अपने आप, अपने आप, वो भी किसकी बात हो रही है, अपने आप पर फोकस करना है। किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, उस पर अपने विचार आरक्षित कर सकता है, भले ही ये राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो। अरे हमने आर्टिकल 200 और 201 पढ़ा है, जिसमें आरक्षित करता है, और यहां दो दो वर्ड दिए गए हैं, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। कैसे रख सकता है, अब पढ़ते हम कुछ और हैं, उसी को ट्विस्ट करके ये जो दो वर्ड आपने देखे, इससे कहानी समझ में आएगी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हिज कैन रिजर्व द कंसिडरेशन अ बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर इवन इफ इट इज नॉट ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब यहां इवन इफ देखिए अंग्रेजी वाले, ऑन हिज ओन देखिए, ऐसा नहीं कर सकता भाई। हाँ, कुछ विवेकाधीन शक्ति लिखा हुआ है, उसकी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यही दिया गया है। आंसर बनेगा एक, ये देखिए, कुछ काम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, इवन इफ और नॉट रॉन्ग है। क्या दिए गए हैं, 163 ये कहता है, चालू ही 163 इससे होता है कि कुछ विवेकाधीन शक्ति हैं। क्या लिखा है, राज्यपाल को उन कार्यों को छोड़कर जिन्हें संविधान के तहत विवेक के से करना है सहायता के लिए, ये लाइन ही लिखी है, एक मंत्रिपरिषद होगी, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं लिखा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्रेसली यूज द वर्ड डिस्क्रिप्शन यूज किया है। इट स्टेट्स दैट देयर शिल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ही रिक्वायर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट इन हिज डिस्ट्रिक्शन। अपनी विवेकानंद विवेकाधीन शक्ति क्या प्रयोग करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को नहीं होती। तो यहां अगर आप पूरा आर्टिकल, यानी ये क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि आर्टिकल हमें क्या होने चाहिए, आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। ठीक है, क्या अपने आप आरक्षित कर सकता है, नहीं, आरक्षित तभी कर सकता है जब गवर्नर उसको रेफर करे। ठीक है, क्या 201 में 200 के तहत यह केवल राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो 201 में यह लिखा गया है कि वह राज्यपाल के लिए ऐसा कर सकता है। तो राज्यपाल 200 में आरक्षित रखता है, खुद वो नहीं कर सकता। अब यहां डाला क्या गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां डाला है खुद, सेल्फ, सेल्फ वो ऐसा कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, द आंसर इज नो, ही ऐसा ही और शी कैन नॉट डू ऑन देयर ओन, अपने आप ऐसा नहीं कर सकता। ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसीलिए इससे साबित होता है कि कम से कम प्रस्तावना, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटी, ये इसके हमको हर एक चीज जो इसके अंदर मैटर दिए गए हैं वो हमें याद होने चाहिए। ये पूछ रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण क्या राज्य का नीति निर्देशक है, बिल्कुल है, आर्टिकल 50 में ये दिया गया है। संस्कृति, मिश्रित संस्कृति को आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है, बहुत आसान है। कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ, इवन आर्टिकल भी पूछ सकता है, इसके आर्टिकल आपको याद रखने, बड़ा इजी सवाल यूपीएससी ने ये पूछा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, क्या डीपीएसपी से हाँ जी, तो डीपीएसपी में क्या मेरे बच्चों,
ये याद रखना है, प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज, कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोविजन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट है। स्टेटमेंट कितनी ठीक है? तीनों स्टेटमेंट ठीक है। लर्निंग क्या है? डीपीएसपी, ड्यूटी, प्रियम्बल, ये हमें याद होना चाहिए। अब आइए फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल बेटा दोबारा पढ़िए। यहां से एक सवाल आता ही आता है, आपको ये वाला एरिया जरूर पढ़ना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि किसी राज्य क्षेत्र की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ ए स्टेट बिगेन एट शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया क्या होते हैं? ट्राइबल एरिया क्या होते हैं? इन पर क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल में ये डाला गया है। तो राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्रों में अपनी, अब देखिए पलटकर आपसे सवाल पूछा गया है। क्या किया गया है? पलटकर आपसे सवाल पूछा गया है। पलट पर आपसे कैसे सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पलटकर आपसे ऐसे पूछा गया है कि रीजनिंग में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ कि राज्य सरकार क्या अपने मंत्रिमंडल की ताकत खो देगी और पूरा का पूर्ण, ये जो शब्द है पूर्ण, खो देगी? ये क्या दिखा रहा है कि मैं गलत लिख रहा हूं। द स्टेट गवर्नमेंट लूज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सच एरिया, वहां कोई, अरे छठे में भी रहती है पावर तो, एंड अ लोकल बॉडी टेक ओवर कंप्लीट, कंप्लीट, पूर्ण, गलत है। आपने देखा, अगर आपको सही से नहीं भी आ रहा है तो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप आंसर कर सकते हो कि ये गलत लिखा हुआ है। दिस इज रिटन एकदम रॉन्ग। ये जो वर्ड है पूर्ण, ओवर, लॉस्ट, आपकी घंटी बजनी चाहिए। अरे इसका तो पढ़ने से कोई देना नहीं है। हमने तो देखा है वहां पर एक एडवाइजरी काउंसिल बनती है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, उसके बाद भी क्या रहते हैं? एमपी एमएलए रहते हैं। ये चीज हमको क्या रहनी चाहिए? एकदम याद रहनी चाहिए। आगे देखिए, राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है। ये देखो, अब यहां कैन लिखा है, सकती है लिखा है, क्या लिखा है? कैन लिखा हुआ है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, कैन का मतलब ले सकती है। हाँ जी, ले सकती है गवर्नर की रिकमेंडेशन पर, बी बनेगा। हमारी लर्निंग क्या है? हमें फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल का पार्ट पढ़ के जाना है, एक्ट का पार्ट पढ़ के जाना है, पार्लियामेंट का पार्ट पढ़ के जाना है। सवाल यहां से निकलते हैं, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, नहीं, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकती। यहाँ कंप्लीट वर्ड इसको क्या बना रहा है? रॉन्ग बना रखा है। नहीं, ये नहीं ले सकती है। यहां दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट से गलत बना देता है, जहां कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? ना तो 1 ना तो 2। अब ये फिर एक आसान सवाल, ये 368 का पूछ रहा है। 368 और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूलभूत ढांचा सिद्धांत और अनुच्छेद 368 एक इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों। ये आपको क्या होने चाहिए? ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है ये सवाल। 7वीं अनुसूची एक संघ अनुसूची है। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें। तो आपने संघीय विषय में क्या देखा था? इसमें बोल रहा है कि ये, इनमें अगर चेंज लाना होगा उपरोक्त के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
तो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड अबव ratification by legislature do not half of the state required before presenting a bill to the president for that। तो आप जानते हैं कि जो भी संघीय का मुद्दा है, कैसा मुद्दा है, जो भी फेडरल मुद्दा है, फेडरल मुद्दा कौन सा, जहां केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं, उस पर क्या बेटा क्या होता है, दोनों का से होता है, उसमें स्टेट का भी लगता है। तो 1 2 1 2 3 इसका आंसर लगेगा। तो क्या गवर्नर के कार्यकाल की शर्त के लिए भी ऐसा कोई मुद्दा होता है? याद कीजिए, पहला और दूसरा तो आप मान लेंगे, गवर्नर पर आपका क्या कहना? तो देख सकते हैं आप कि गवर्नर के रोल में भी कोई चीज करना है तो क्या लगेगा, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ दी स्टेट इस पे लगता है। क्या लगता है? हाफ ऑफ दी स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, तीनों आंसर आपके इसमें हो जाएगा। गवर्नर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 आप याद करके रखिएगा कि कौन से में 368 लगता ही नहीं है, ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कौन से में स्पेशल मेजॉरिटी लगती है और कौन से रेटिफिकेशन लगता है, ये आपको क्या करना है, देखकर चलना है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59, राज्य का राज्यपाल अपने पद और शक्ति का कार्य के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। बिल्कुल, यहां देखिए अपने पद से क्लियर हो रही है बात कि वो जब एज ए गवर्नर काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज। बिल्कुल, जब वो अपने पद पर है तो वो संविधान का मुखिया है, राज्य के लिए संविधान का मुखिया, संवैधानिक प्रमुख है, वो संवैधानिक प्रमुख है किसका, राज्य का। तो उसको आप कोर्ट कचहरी भेजते रहोगे, इसीलिए जो अपने पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति और वो दोनों को छुट्टी उन्मुक्तियां मिलती हैं। आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं? आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। अब राज्य के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज ऑफिस। बिल्कुल आपराधिक बिल्कुल नहीं हो सकती, जेल में बंद वो नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी हाँ को जब वो पद छोड़ देगा तब वो हो सकता है, या अगर उसके ऊपर क्या करना है आपको, सिविल मैटर है तो नोटिस देकर आप कार्रवाई शुरुआत कर सकते हैं। राज्य के विधानमंडल के सदन के भीतर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी अदालत में कोई उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल, अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो ब्रिटेन में ये सिस्टम था कि एमपी और एमएलए को संसद में खुल के बोलने की आजादी हो, यह कोर्ट में ये बात ना जाए। तो यहां तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बात आपकी हो जाएगी। ये देखिए, संवैधानिक विशेषाधिकार हैं 361 के अंदर राज्यपाल को हैं, गिरफ्तारी है, नापराधिक है। 194 और 105 के अंदर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं। तो 361 में है भाषण देने की स्वतंत्रता, इसमें एमपी को भी वो दे सकता है। आगे बढ़िए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। विद द रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यह है लोकसभा भंग होने पर, ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, याद दे।
उनको बार बार आप करिए, उसी से सवाल निकलेगा। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष भंग होने के बाद पहली सदन की बैठक से ठीक पहले तक अपना पद खाली नहीं करेगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर अंटिल द इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द आफ्टर द रेजोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है, वो अगली सभा जब तक आती है तब तक वो बना रहता है, पद खाली नहीं करता। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष चुने जाने के बाद तुरंत अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। यूके में पद छोड़ता है, भारत में छोड़ता नहीं है। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी चलती है ओम प्रकाश बिरला पे और सभी लोगों पर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर shall resign from हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। तो यहां हिंट कहां दिया है बच्चों? हिंट दिया है इमीडिएटली में, तुरंत। किसमें दिया हुआ है? तुरंत राजनीति। अरे पहली बात तो इसको कहते हैं बिल्कुल उल्टा पूछना। क्या आप उल्टा भी जान रहे हैं या नहीं? जो आपने पढ़ा है उसका उल्टा अगर लिख दिया जाए, अपोजिट अगर लिख दिया जाए, तो क्या आप उसको पहचानते हैं क्या नहीं? यह उस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यूके में देता है इस्तीफा। A speaker may be removed by resolution passed by majority of all then member of the house provided 40 days leave it। तो बिल्कुल अगर अध्यक्ष के सदन को हटाना है तो ये बहुमत लगता है। इस साल भी ये सवाल पूछा जा सकता है, देखना 14 दिन का नोटिस के बाद। ये डायरेक्ट सवाल आर्टिकल से पूछे गए हैं, इसीलिए आपको सारे आर्टिकल्स याद होने, मतलब एक बेयर मिनिमम समझ आपको होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? एक बेयर मिनिमम समझ आपको होनी चाहिए। तो दूसरा और पहला और तीसरा सही है, इसमें सी इसका आंसर होगा। ये देखो, आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल। यदि यह प्रश्न उठता है क्या लोकसभा में कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य अधीन हो गया तो राष्ट्रपति इसका निर्णय करेगा? बिल्कुल नहीं करता। आपको पता है, इफ द क्वेश्चन अराइज टू वेदर मेंबर ऑफ द हाउस of the people has become subject to the disqualification under 10th schedule, the president decision should be final। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा स्पीकर निर्णय लेता है, और उसका भी यहां दो चीजें गलत लिखी गई हैं, एक तो अंतिम और दूसरा प्रेसिडेंट। यहां स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है, आपको पता है, सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, और इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। देयर इज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में यहां आप नहीं पर अपना ध्यान लगाएंगे। भारत के संविधान में राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। अरे भाई, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, राजनीतिक दल का कैसे प्रयोग नहीं हुआ? इवन ऊपर ही अगर आप देखेंगे 10वीं अनुसूची में विलय की बात की गई है कि 1/3 किसी राजनीतिक दल से दूसरी राजनीतिक दल में जाएंगे। ऊपर से ही आप ध्यान लगाएंगे, या 2/3 जाएंगे तो विलय ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड नहीं आया है, ये वर्ड आया है, और यहां नहीं पर आपकी घंटी बजनी चाहिए। अरे आया है, राजनीतिक दल देखते हैं, कोई भी राजनीतिक दल का गठबंधन, कई जगह ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहां क्या है, आपको थोड़ा रीजनिंग के हिसाब से सोचना है। अगर आप रीजनिंग के हिसाब से सोच गए तो आपका क्या बनेगा? आपका आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सही बन जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहां से साबित क्या हुआ? आपको एक तो अथॉरिटी पता होनी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो सकती हैं। नहीं का प्रयोग होता है। जहां आपको कुछ भी ना समझ में आए वहां बार बार सोचिए, आप निकाल देंगे स्टेटमेंट, मुझे ये पता है। तो अंतिम नहीं होगा बेटा। अंतिम वर्ड आप देखिए, नहीं आप देखिए, थोड़ा सोचिए, दोनों को काट दीजिए। अब
पंचायतें, ये भी आसान सवाल है। 3 स्टेटमेंट है, पहले ओपन रहना है और पढ़ने का प्रयास करना है। भारत में इंटरमीडिएट लेवल ऑल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, मध्यवर्ती पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद है। नहीं जी, हमारे पास एक लॉज है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। मध्यवर्ती पर पंचायत सदस्य बन पात्र के लिए 30 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए। तो क्या 30 वर्ष की कहीं आयु होती है? अब यहां आपको ओपन रहना है, ज्यादा गलत देखना है, ठीक है। और नीचे देखना है क्या लिखा है, नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है पंचायत का सदस्य है तो 21 पर बनने पर भी रोकनी है, चलो 25 एमपी एमएलए का है, 30 किसका है? 35 पर तो वाइस प्रेसिडेंट बनने की बात है, 30 कोई बात नहीं है। यहां नीचे नोट देखना है हमेशा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। तीसरा, राज्य का मुख्यमंत्री पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वित्तीय आयोग बनाना, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। आपको पता है ये काम किसका है? दिस वर्क बिलोंग्स टू राज्यपाल। किसका ये काम है? गवर्नर का ये काम है। तो यहां पर क्या हो रखा है? सभी में मौजूद नहीं है, 30 वर्ड और मुख्यमंत्री, 3 वर्ड गलत अटकाए गए हैं। यहां से आपको पता लगेगा कि यूपीएससी एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है। और चौथा नहीं दिया गया है, इसको आप याद रखना। अब आइए, एक ही सवाल हमारा और रह गया है आज का। आपने काफी कुछ इसमें सीखा कि किस तरह से गलत वर्ड बनते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑन लोकपाल। तो लोकपाल इंपॉर्टेंट है, देखिए। लोकपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, लेकिन भारत के बाहर तैनात लोक सेवकों पर नहीं। अरे भाई, लोकपाल पे लागू है, कहीं पर भी लोक सेवक हो। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्विस ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट आउटसाइड पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। क्या दी गई है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी गई है, सब पर लागू होती है। ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेदर इंकम्बेंट और रिटायर हैज टू बी द चेयर पर्सन। अब इससे यहां क्या हमारा मालूम होता है? केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो वर्तमान हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। सही है? द आंसर इज नो। भाई, कोई भी हो सकता है, सभी जगह पर ये प्रोविजन डाला गया है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि और जगह क्या सीजीआई कंपलसरी है? तो इसका आंसर है नो, और जगह भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सीजीआई कई जगह काम नहीं करना चाहते। अध्यक्ष का पद आयु करने पर तिथि पे 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन लेस देन 45 ईयर ऑफ एज। अब यानी यहां क्या पूछ रहा है? एज आपको पता होनी चाहिए। भारत का लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां किसके खिलाफ देख सकता है, इस पर सवाल पूछा है। भारत का प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है। अरे भाई, इसीलिए तो इसको बोला जा सकता है कि सरकार के भी ऊपर है, क्योंकि यहां पर ये सभी की जांच कर सकता है। एक तो जज की जांच नहीं कर सकता, दूसरा राष्ट्रपति की जांच नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री, मंत्री सभी इसके पास आ रहे हैं। यहां नहीं लिख दिया गया है। यहां आपके क्या होना चाहिए? एकदम सोच बढ़नी चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं एज में कि क्या ये सारी स्टेटमेंट गलत है या ये ठीक है। इसीलिए आपको एज जरूर याद करनी चाहिए बेटा। क्या करना चाहिए? एज जरूर याद करनी चाहिए कि किसकी एज क्या है। तो
आपको करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं, कितने सदस्य हैं, कौन हटाता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, कौन अपॉइंट करता है, एज क्या है, उल्टा कैसे लिखा जाता है, नो करके, या जो हमने पढ़ा है उस स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके कैसे पूछा जाता है। इन सब चीजों पर आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे काम करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, कैसे ऑप्शन बनते हैं, नहीं एक्सट्रीम वर्ड, वहां पर आपकी घंटी बजनी चाहिए। तो हिंदी मीडियम में 2025 की मैंने पहली क्लास बनाई है बच्चों, जहां मैंने आपको समझाया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको पता होना चाहिए, ट्विस्टिंग आपको पता होना चाहिए, वहीं से वही टॉपिक बार बार रिपीट करके आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से देखोगे, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करोगे, तो आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। मैं और भी आपके लिए क्लास बनाता रहूंगा। इन क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, अगर आप एडवांस कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। ऑनलाइन क्लासे आपको इसकी मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खूब खुश रहिए, खूब आनंद में रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। क्लासों को